हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका एक चैप्टर है शेर पहचान चार हाथ साझा, ये लघु कथा है। इजी एक्सप्लेनेशन इसकी आपको करवा दूंगा और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले शेर जो लघु कथा है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये है क्या। लघु कथा मतलब शॉर्ट स्टोरी है, बहुत छोटी सी है और इसमें आपको इसका मैसेज समझना है। तो इसमें शेर के बारे में बताया गया है। आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। अब इसके बारे में इसको यहाँ पे शेर को जो है व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है, यानी कि जो हमारी सरकारें होती हैं, जो व्यवस्था होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो देखो होता क्या है, इसको सबसे पहले तो किसने लिखा है, आप उनका नाम याद रखना। ये असगर वजाहत जी ने लिखा है इस लघु कथा को। ठीक है, और शेर यहाँ पे व्यवस्था का प्रतीक है और जंगल के जानवर सामान्य जनता के प्रतीक हैं। जैसे कि एक देश में व्यवस्था होती है और सामान्य जनता होती है, वैसे ही जंगल में एक शेर होता है और बाकी आम जानवर होते हैं। शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। तो शेर ने एक लालच दी है कि भाई मेरे पेट के अंदर जाओगे तो वहां रोजगार का दफ्तर है, और लोग इसी लालच में चले जा रहे हैं। बट आपको पता होगा शेर बहुत खतरनाक होता है। उसके मुंह के अंदर, पेट के अंदर कोई रोजगार का दफ्तर नहीं है, वो उनको खा जाएगा। सिमिलरली सरकारें भी ऐसा ही करती हैं, आपको बहलाती फुसलाती हैं, आप लालच में जाते हो सरकारों के पास और सरकारें कोई काम आपका नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखिए सत्ता का प्रतीक शेर। तो आपको पता है कि आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा है। तो इसमें बताया गया है कि जंगल के अंदर जो शेर होता है वो सत्ता का प्रतीक है, यहाँ पे बताया गया है। और सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण शेर के मुंह के अंदर जा रहे हैं। तो गधे को यह लालच दी गई कि शेर के मुंह में घास का मैदान है। हर किसी को अलग अलग लालच दी गई। अब गधा घास खाएगा तो उसको बोला गया कि भाई शेर के मुंह के अंदर चला जा, वहां पे आपको घास का पूरा मैदान मिलेगा, आराम से खाते रहना। तो अब गधा भी चला गया अपनी लालच में, तो उसके बाद शेर ने उसको खा लिया। लोमड़ी को भी एक लालच दे दी गई कि भाई वहां पे जाएगी तो वहां रोजगार का दफ्तर है। और कुत्तों से ये कह दिया गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है, यानी कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो ये जीवन से मुक्ति मिले, निर्वाण मिल जाए, तो आप चुपचाप से शेर के मुंह में चले जाओ। और लोमड़ी को भी यही कह दिया गया, गधे को भी यही कह दिया गया। तो सभी जानवर अपने अपने लालच से उसमें चले गए। तो अब यहाँ पे एक बात आती है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण होता है विश्वास। कैसे? देखो, लेखक सच्चाई का पता लगाने शेर के कार्यालय जाता है। जब लेखक वहां पे पहुंचता है तो जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर सत्ता का गुणगान करते हैं, यानी कि जो नेताओं के चाटुकार होते हैं, जो नेताओं के चापलूस होते हैं, वो तो हमेशा नेताओं की तारीफ ही करेंगे ना और उनका गुणगान करेंगे। तो उसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारी शेर की तरफदारी करते हैं, यानी कि जितने भी वहां कर्मचारी होते हैं वो सभी कहते हैं कि भाई शेर का मुंह ही यहाँ पे मुक्ति का द्वार है, शेर के मुंह में ही घास का मैदान है और शेर के मुंह में ही रोजगार का दफ्तर भी है, तो आप सभी आ जाओ। लेखक वहां जाके उनसे सबूत मांगता है, भाई क्या सबूत है कि ऐसा कुछ है वहां पे या नहीं है, तो शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है भी या नहीं है। तब वो कहते हैं कि मानव जीवन में प्रमाण से अधिक विश्वास है। वो कहता है भाई साहब ज्यादा होशियार मत बनो, प्रमाण मत मांगो, विश्वास करो हम पे। तो लेखक कहता है कि जितने भी ठग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं, वो अपना प्रमाण तो कभी देंगे नहीं और वो एक ही बात बोलेंगे, मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास करो। लेकिन असलियत यही होती है कि वही लोग सबसे बड़े झूठे होते हैं जो कहते हैं कि मुझ पे विश्वास करो। तो इसलिए वे लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे विश्वास करने का आग्रह करते हैं, कोई सबूत नहीं दे रहे कि अंदर कुछ है भी या नहीं है। तो जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो उनके विश्वास का फायदा उठाकर शेर उनको खा जाता है। और शेर के ऑफिस के कर्मचारी भी यही कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं जो शेर के चापलूस हैं, वो बहला फुसला के ला रहे हैं जानवरों को। तो शेर के मुंह में और रोजगार के दफ्तर में एक डिफरेंस होता है। आपको पता है रोजगार का दफ्तर बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, शेर का मुंह खतरनाक होगा। और अगर मैं आपको बताऊं, शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग हंसते हुए जाते हैं। शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जाते हैं और दफ्तर में लोग नौकरी करने जाते हैं। तो यहाँ पे शेर का मुंह बस एक छलावा है, वहां बस धोखा मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई और चीज वहां पे नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आगे है शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है, यानी कि इसमें शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है और व्यंग एक तरीके से यहाँ पे नेताओं के साथ
बहुत ज्यादा मजा लिया गया, आप ये समझ लो जैसे नेता ये सब काम करते हैं। तो शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जो तभी तक खामोश रहता है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसे ही किसी ने आवाज उठाई, उंगली उठाई, तो उसी टाइम उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ सत्ता में बैठे हुए लोग भी करते हैं, अगर आप नेताओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको दबा दिया जाएगा। तो ये सब बातें हैं, इसी को ही समराइज करके यहाँ पे दिया गया है। अब हमारी जो अगली शॉर्ट स्टोरी है वो है पहचान। तो पहचान के अंदर क्या बताया जाता है, आइए देखते हैं। तो पहचान लघु कथा के माध्यम से लेखक असगर वजाहत ये बताना चाहते हैं कि जब कोई भी एक राजा है, उसको अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा पसंद है। जो भी वो करे लोग उसको देखे ना, जो भी वो गलत बातें बोले लोग उसको सुने ना, अगर वो गलत कर रहा है लोग सुन भी रहे हैं तो वो बोल भी ना पाए जनता। तो ऐसी प्रजा राजा को चाहिए जो बिना कुछ देखे सुने और बोले राजा के आदेशों का पालन करती रहे। जो राजा बोले जनता भी उसमें यस बोले, ठीक है। तो राजा का आदेश क्या था, राजा ने हुक्म निकाला कि उसके राज्य में सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। राजा ने बोला मेरा आदेश है, जब तक मैं बोलूंगा जब तक सारे अपनी आंखें बंद रखोगे। यानी कि राजा के आदेश के अनुसार उसके राज्य में जो भी व्यक्ति अपनी आंखें बंद नहीं करेगा, जो कार्य करते हुए राजा को देखेगा, वो शांति से नहीं रह पाएगा, राजा उसको बहुत तंग करेगा। तो लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना भी अलाउड नहीं है। राजा ने कह दिया कान में अपने पिघलवा लो शीशा, ठीक है, एक धातु है, और उसको डलवा लो और आप बहरे हो जाओ, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी नहीं है। और इस हुक्म के मुताबिक जो भी व्यक्ति राज्य में किसी की भी बात सुनेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप राजा को बात करते हुए सुनते हो और अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके साथ सही नहीं होगा। राजा ने हुक्म दिया लोग अपने होठों को सिलवा लो, क्योंकि बोलना भी हमेशा बाधा डालता है, बोलेगा भी कोई नहीं भाई, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है लोग कार्य करते समय किसी दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, केवल अपना काम करो, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। तो ये भी सही नहीं है भाई। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है, अगर जनता ने बात नहीं मानी, इग्नोर किया, तो इससे राजा निरंकुश हो जाएगा, वो मन मर्जी से काम करेगा और शासक की व्यक्तिगत उन्नति तो खूब होगी परंतु राज्य की प्रगति रुक जाएगी। यानी कि अगर राजा मनमानी करेगा तो उसका अपना तो फायदा होगा, बट उसके साम्राज्य का, उसके राज्य का फायदा कभी भी नहीं होगा, जनता हमेशा परेशान ही रहेगी। तो यदि राज्य की जनता राज्य की स्थिति के प्रति सचेत नहीं रहती, यदि आप ऐसे इग्नोर करते रहोगे नेताओं को, तो जो शासक वर्ग है वो संसाधनों को अपने लिए यूज करेगा और देश को लूट खाएगा। जो राजा होंगे, जो नेता होंगे, तथा राज्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, कोई विकास के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा कि देश का विकास करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करेगा भाई राजा, ठीक है। जागरूक जनता का प्रतीक, तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर आए, खैराती, रामू और छिद्दू। ये लोग जो हैं जागरूक और सचेत जनता का प्रतीक है, जो सवाल उठाना जानते हैं। तो राजा के आदेश पर आंखें बंद करके वे भी सामान्य जनता के समान हो गए, ठीक है। जब उन्होंने राजा का आदेश माना, उनको वो देखना चाहते थे कि ये चल क्या रहा है। कुछ समय बाद राज्य की प्रगति देखने की इच्छा से जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें हर जगह सत्ता की शक्ति ही दिखाई दी। जब उन्होंने आंखों से वो चीज हटाई तो वो देखते हैं सारा फायदा तो बस राजा उठा रहा है, उन्हें सामने केवल राजा ही राजा दिखाई दे रहा है, प्रजा तो है ही नहीं। तो सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। आप आंखों पे पट्टी बांध के रखोगे तो राजा हो या नेता हो, वो अपना फायदा उठाता चला जाएगा, आपका कुछ भी नहीं होना। ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो आज्ञा का पालन करेंगे। और कोई होगा अगर नॉलेज वाला तो वो कुछ बोलने से भी डरेगा। तो खैराती, रामू और छिद्दू ऐसी जनता के प्रतीक हैं जो आंखें मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करते हैं, पर जब तक वे अपनी आंखें खोलते हैं तब तक राजा अत्यधिक बलशाली हो चुका होता है। तो भाई टाइम से जाग जाओ, नेताओं के ऊपर इतना भरोसा मत करो आंख बंद करके। यही एक व्यंग है इसमें भी, ठीक है, व्यंग पे व्यंग मार रहे हैं यहाँ पे आप अगर देखोगे। फिर है 4 हाथ, ये हमारी अगली स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, इसको समझते हैं। 4 हाथ में क्या होता है, मजदूर हैं बेचारे, उनके साथ बहुत जुल्म कर रहा है जो उनका मालिक है। वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, फायदा हो, अब वो मजदूरों के साथ बहुत बुरा कर रहा है। तो ये लघु कथा पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। इस स्टोरी में मजदूर लोगों का जो शोषण होता है उसको बताया जाता है। पूंजीपति लोग अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाते हैं। पूंजीपति व्यक्ति चाहता है मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, बस मेरा फायदा हो, तो वो अपना लाभ उठाने के लिए मजदूरों का खूब शोषण करता है, ठीक है। बस पैसा कमाना ही उसका मेन उद्देश्य है पूंजीपति का। तो मजदूरों के शोषण के लिए वो अपने क्या करता है, कई बार उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाता है, मजदूरों से गलत लैंग्वेज, गलत टोन में बात करता है। मजदूर बेचारे गरीब है, निर्धन है, मजबूरी है उनकी, तो वो विरोध भी नहीं कर पाते। तो मजबूर विवश हैं
इसीलिए वो कभी कभी आधी मजदूरी में भी काम करने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि बेचारों की मजबूरी है, उनको रोजगार चाहिए। मजदूरों के चार हाथ। अब यहाँ पे होता क्या है, मिल का मालिक चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाऊं, और वो कहता है मजदूरों के चार हाथ लगवा दो, चार हाथ होंगे तो काम और तेज स्पीड से बढ़ जाएगा। तो वो एक योजना बनाता है। तो मिल मालिक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को रखता है, पैसे देता है कि भाई तुम जितने मर्जी पैसे ले लो, मेरे मजदूरों के चार हाथ लगा दो। इस काम में वैज्ञानिक कहते हैं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, वो असफल हो जाते हैं। और वो कहता है अब मैं खुद करूंगा, खुद लगाऊंगा चार हाथ। तो मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों को फिट करने चाहे, परंतु वो असफल हो गया, और बहुत सारे मजदूर तो मर भी गए इस वाली एक्टिविटी के दौरान, कि वो भाई किसी को हाथ लगा रहा है, समझ रहे हो, ऑपरेशन करके। तो ये पॉसिबल थोड़ी है। चार हाथ नहीं लगे तो मिल मालिक जो था वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो कहता है अब मैं इनकी वेतन को हाफ करूंगा, ठीक है, 50% कर दूंगा, तो मेरा फायदा होगा। यानी कि इसको मैं आधा करके और ज्यादा मजदूर 2x मजदूर रख लूंगा, ठीक है, तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा। तो वो कुल मिला के शोषण की कहानी है। तो चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ऐसा ही होता है, जहां बस मालिक अपने बारे में सोचते हैं, शोषण करते हैं। मिल मालिकों का लालच मजदूरों का शोषण का कारण बनता है, और बेचारे मजदूर व्यवस्था के कारण, गरीबी के कारण विरोध भी नहीं कर पाते। और मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक कल पुर्जे के रूप में लेता है, यानी कि मिल मालिक के लिए मजदूर तो बस रोबोट हैं, बस जैसा हो उनका फायदा होना चाहिए बस मालिकों का, बाकी उनके साथ चाहे कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वह हर संभव प्रयास करता है कि उन मजदूरों को बिल्कुल उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए, बस उसके चार हाथ लग जाएं, मजदूरों को इतना तंग कर दो कि मजदूर विरोध भी ना कर पाए, ठीक है, और वो किसी भी कीमत पे दुगना काम भी करें। तो ऐसे में क्या है, वो अधिक उत्पादन के चक्कर में मजदूरों के लोहे के हाथ भी लगा रहा है, जिससे सारे मजदूर मर जा रहे हैं। तो अंत में उसे समझ आ गया कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाना है तो चार हाथ तो लगेंगे नहीं, इन्हीं की जो मजदूरी है वो आधी कर दो और मजदूर दुगने कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। अब है इसके बाद साझा, अगली जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है। साझा में क्या है, बेसिकली एक हाथी है और एक किसान है, उन दोनों के बीच की कहानी है। किसान गन्ने की फसल उगाता है, हाथी कहता है भाई साझा कर ले, पार्टनरशिप कर ले, तेरे खेत की रक्षा मैं करूंगा, बदले में हम फसल को आधा आधा बांट लेंगे। तो भाई किसान राजी हो जाता है। अब होता क्या है, साझा के माध्यम से लेखक बताता है फिर जो पूंजीपति लोग होते हैं वो किसानों को कैसे तंग करते हैं, ठीक है, उनकी जमीन जायदाद सब छीन लेते हैं। तो आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी भारत के अंदर, बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब किसान थे। तो पूंजीपति लोग जो होते हैं वो किसानों की फसल को हड़प लेना चाहते हैं। ऐसे में हाथी जो है वो पूंजीपति लोगों का प्रतीक है। अब किसान जो है वो एक बात से डरता है, किसान को खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम है कि भाई कैसे खेती होती है, लेकिन वो डरा हुआ है कि वो अकेला खेती करेगा तो वो बेचारा इस बात से डरा है कि कोई जानवर आके नुकसान ना पहुंचा दे खेती को, या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब उसे हाथी आके कहता है कि भाई मेरे साथ हाफ हाफ कर ले, पार्टनरशिप। और किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं हो पाएगा। वो किसान कहता है मैं ऑलरेडी गरीब हूं, मैं तुझे 50-50 करके मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं अकेले मैं खेती कर नहीं सकता और पार्टनरशिप में मेरे से होगी नहीं। तो होगा क्या वैसे में सॉल्यूशन, तो वो खेती करेगा ही नहीं, ठीक है, वो कहता है। तो हाथी उसको बहुत देर तक पट्टी पढ़ाता है, बातें समझाता है, मैनिपुलेट करता है और कहता है मैं तेरी मदद करूंगा और इससे ये तेरा फायदा होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर तेरे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं पूरे मोहल्ले में बता दूंगा कि ये खेत में मेरा हिस्सा है, कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए और तेरे खेतों की मैं पूरी रखवाली करूंगा। तो हाथी की साजिश होती है इसके पीछे। किसान किसी ना किसी तरीके से तैयार हो जाता है, हाथी से हाथ मिलाता है, गन्ने को बोता है, फसल उगाता है। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट के आता है कि गन्ने में उसका साझा है, मींस उसकी पार्टनरशिप है, कोई भी उस खेत में मत जाना, वो सिर्फ मेरा पार्टनर है, उस खेत में कोई भी दिख ना जाए। अब होता क्या है, किसान फसल की सेवा करता है, मेहनत करता है और समय पर जब गन्ना तैयार हो जाता है तो वो हाथी को बुलाता है कि भाई हमारा गन्ना तैयार है। तो किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बट जाए, ठीक है, यही तो बात डन हुई थी। पर जब उसने हाथी से ऐसा कहा तो हाथी बिगड़ गया। हाथी ने कहा भाई मैं आधा आधा क्यों लूं। हाथी ने कहा अपना पराया क्या होता है, ये तो छोटी बात है, हमने मिलकर मेहनत करी है, हम दोनों इसके मालिक हैं, 50-50 क्या करना, जितना मर्जी मैं उठाऊंगा। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने अपनी सूंड में एक गन्ना तोड़कर कहा आ जाओ दोनों साथ में खाते हैं। और गन्ना एक हाथी के मुंह में, दूसरा उस किसान के मुंह में एक हिस्सा। अब वो उसको ऊपर उठाया जा रहा है, हाथी इतना भारी होता है। तो गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। तो गन्ने के साथ साथ आदमी भी ऊपर उठा चला आया। तो एक तरीके से शोषण ही हो गया ना उस बेचारे का।
तो हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरीके से हाथी और किसान के बीच साझे की खेती बट गई। यानी कि वही बात हो गई, गरीबों को ऐसे ही लूटते हैं जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, और उनका खेत छीन लेते हैं। तो साझा में आज़ादी के बाद के जो किसान थे उनके हालात बताए गए, कैसे पूंजीपति लोगों ने और गांव के कुछ मजबूत लोगों ने मिलकर किसानों की ज़मीन पर नज़र रखी और उनके प्रोडक्शन, उनके जो फसल है उस पर नज़र डाली, और हर संभव प्रयास द्वारा वो लोग उनको हासिल करना चाहते थे, फसल को, ज़मीन को। तो हाथी यहाँ पे समाज का वो एक प्रतिनिधित्व करता है, जो लोग पूंजीपति हैं, जो अमीर हैं, किसान बेचारा किसान वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। धोखाधड़ी हाथी करता है, हड़पने का काम हाथी करता है, और किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाता है। किसान कुछ नहीं कर पाता क्योंकि हाथी इतना मजबूत है और उससे बहुत विशाल है। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है। यहाँ पे हमारी लघु कथा है वो एंड होती है। अगर आपको वीडियो सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।